एक आदमी जो खुद को कैप्टन कहता था, किसी के लिए बाबा, किसी के लिए तांत्रिक और कुछ के लिए ऐसा शख्स जो आपका भविष्य पढ़ सकता है, वो यह दावा करता था कि उसने 154 देशों की यात्रा की है, वो किस्मत बदल सकता है और जिंदगी की हर समस्या को का हाल उसके पास है। उसके दरबार में नेता आते थे, मंत्री आते थे, बड़े अफसर आते थे और आम लोग वो तो आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे। लेकिन आज वही व्यक्ति सलाखों के पीछे है। आरोप सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, आरोप है रेप का, ब्लैकमेल का, मानसिक शोषण का और सबसे बड़ा लोगों के भरोसे के साथ खेलकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का। नाम है अशोक कुमार एकनाथ खरात, महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला। अब तक उसके खिलाफ 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 8 मामले यौन शोषण के हैं, बाकी धोखाधड़ी और वसूली के। इस एक गिरफ्तारी ने सिर्फ एक शख्स का चेहरा नहीं उतारा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। आरोप प्रत्यारोप, इस्तीफे और सत्ता के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। तो आखिर कौन है यह अशोक खरात, कैसे बना कैप्टन, कैसे चलता था उसका पूरा खेल, इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। यह मामला कैसे शुरू हुआ वो बताते हैं। मार्च के मध्य में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो इतना आपत्तिजनक था कि देखते ही देखते पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। वीडियो में अशोक खरात एक महिला के साथ नजर आ रहा था। वो एक गिलास में पेशाब करता है और उस महिला को पीने के लिए देता है। साथ ही वीडियो में यौन शोषण के संकेत भी दिखाई देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले की पहली एफआईआर खुद अशोक खरात ने दर्ज कराई थी 29 दिसंबर 2025 को। वो नासिक के वावी पुलिस स्टेशन में पहुंचा और शिकायत कराई कि कोई उसे अश्लील वीडियो और तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है और उससे 5 करोड़ मांगे जा रहे हैं। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही शिकायत आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। अब यह जांच आगे कैसे बढ़ी वो समझिए। फरवरी 2026 में इस मामले में एक और कड़ी जुड़ती है, जब उसके एक सहयोगी के खिलाफ शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है। आरोप था कि उसने असली तस्वीरें बनाकर धमकी दी। नासिक पुलिस को अब यह मामला सामान्य नहीं लगा और 13 मार्च को एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई आईपीएस अधिकारी तेजस्वनी सतपुते को दी गई। इसके कुछ ही दिनों बाद एक 35 साल की महिला नासिक के सरकवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई गई। 2022 से 2025 के बीच उसके साथ कई बार रेप हुआ है। उसने बताया कि पहले उसका भरोसा जीता गया, फिर उसे देश शक्ति का भरोसा दिलाया गया, उसे अकेले बुलाया गया, उसे खाने या पानी में नशीला पदार्थ दिया गया और फिर उसका यौन शोषण किया गया। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, जांच में सामने आया कि कई महिलाओं के साथ इसी तरह की घटनाएं हुई है। रिचुअल के नाम पर अलग किया जाता है और फिर उनका यौन शोषण किया जाता है। यह एक शिकायत इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बनती है और फिर 18 मार्च को अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस जांच में सबसे बड़ा मोड़ एक पूर्व कर्मचारी की वजह से आया। उसका नाम है नीरज यादव। वो पहले खरात के साथ काम करता था। 22 मार्च को सामने आया वो और दावा किया कि उसने कई महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण को अपनी आंखों से देखा है और बताता है कि 2024 में एक 7 महीने की गर्भवती महिला ने उसे यह बताया कि खरात ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद यादव ने जो किया, उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उसने ऑफिस में एक छिपा हुआ हिडन कैमरा लगाया और 100 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इन वीडियो को उसने एसआईटी को सौंप दिया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि सभी शिकायतों में एक जैसा पैटर्न सामने आया है। महिला को अकेले कमरे में बुलाया जाता था, उन्हें कुछ ऐसा दिया जाता था जिससे वो सुस्त पड़ जाए, बेहोशी जैसी हालत में आ जाए और फिर उनके साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया जाता था। अशोक कुमार एकनाथ खरात नासिक जिले के आदलवाड़ी गांव का रहने वाला है। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई, 10वीं फेल, गणित में सिर्फ 28 नंबर थे, लेकिन महत्वाकांक्षा बड़ी थी। किशोरावस्था में ही उसके बारे में गांव में छोटे मोटे चोरी के आरोप लगते रहे। फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। सालों तक कोई खबर नहीं मिली। जब वो वापस आया तो पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास पैसे थे, गाड़ी थी, आत्मविश्वास था
और सबसे बड़ी चीज थी एक कहानी। वो खुद को मर्चेंट नेवी का कैप्टन बताने लगा। कहता था कि उसने दुनिया के 154 देशों का दौरा किया है, कई साल समुद्र में बिताए हैं। इस कहानी की सच्चाई कभी साबित नहीं हुई, लेकिन लोगों ने सवाल भी नहीं पूछा। उन्होंने विश्वास किया और यहीं से शुरू हुआ उसका सफर, एक साधारण आदमी से खास बनने का सफर। शुरुआत में उसने नासिक में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, लोगों को जमीन दिलवाना, डील करना, लेकिन इसी दौरान उसने एक नया एंगल जोड़ा। वो लोगों को सलाह देने लगा, उनके भविष्य के बारे में बताने लगा। पहले यह सिर्फ बातचीत का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे यह उसका मुख्य काम बन गया। वो कहता, तुम्हारे जीवन में यह होने वाला है, तुम्हें यह करना चाहिए, यह पहनना चाहिए, यहाँ पूजा करनी चाहिए। कुछ बातें सहयोग से सही निकल जाती और यहीं से लोगों का भरोसा बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर नहीं रहा, वो ज्योतिषी बन गया, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, फिर तांत्रिक। नासिक के कनाडा कॉर्नर पर उसका ऑफिस है, जहाँ कोई बोर्ड नहीं था, कोई विज्ञापन नहीं, लेकिन भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटों इंतजार करते थे और इंतजार करते करते ही उसके बारे में कहानियां सुनते। कोई कहता उसकी भविष्यवाणी सही निकली, कोई कहता उसने उसकी समस्या का हल कर दिया। जब कोई व्यक्ति अंदर जाता तो पहले से ही आधा विश्वास लेकर अंदर जाता। अंदर उसका व्यक्ति, उसकी बोलने की शैली, उसका आत्मविश्वास इस विश्वास को और मजबूत कर देता। मीरगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अशोकरात का फार्म हाउस है। यह पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। पहले यहाँ पर एक शेड जैसी छोटी सी कोठरी बन गई थी, लेकिन अब यह 3 से 4 मंजिल फार्म हाउस बन चुका है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 एकड़ में बने फार्म हाउस के निर्माण में लगभग 18 करोड़ खर्च हुए हैं। जब अशोकरात यहाँ आता था, उस समय उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला भी होता था। अशोकरात का फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है। यही शिवनिका ट्रस्ट का इंश्योरेंस महादेव मंदिर भी है, जिसे अशोक ने 2008-2009 के आसपास बनाया था। यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, यह उसकी ताकत का केंद्र था। उसने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ा गया। नेता, मंत्री, अधिकारी, व्यापारी सभी वहां आने लगे। जब आम आदमी देखता कि इतने बड़े लोग इसके पास जा रहे हैं, तो उसका विश्वास और मजबूत हो जाता। यहीं से उसका नेटवर्क बनना शुरू हुआ, जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक भी था। 2018 में राज्य के पर्यटन विभाग ने मंदिर के विकास के लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की। इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह पैसा किस आधार पर दिया गया। अलग अलग सरकारों के दौरान खरात को सरकारी सुविधाएं भी मिलती रही। उसके आश्रम को सिंचाई के लिए लाखों लीटर पानी देने की जो अनुमति दी गई थी और पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी, उसका कनेक्शन क्या था। उसकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ सामने आने लगी। हालांकि यह भी कहा गया कि सिर्फ तस्वीर होने से किसी के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती। जैसे जैसे मामला सामने आया, वैसे वैसे राजनीति में हलचल तेज हो गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महाराष्ट्र राज्य महिला की आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर उनके और खरात के बीच करीबी संबंध दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो भी सामने आने लगी। खरात पर सिर्फ यौन शोषण का ही नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी के भी आरोप लगे। वो लोगों को डराता था, कहता था कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की तो उनके साथ बुरा होगा, उनकी मौत भी हो सकती है। शुरुआत में छोटे छोटे उपाय बताए जाते थे, जैसे धागा पहनना या छोटी पूजा करना, लेकिन जैसे जैसे भरोसा बढ़ता गया, वैसे वैसे महंगे और बड़े बड़े उपाय बताए जाने लगे थे। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और यह बताती है कि लोगों को ऊर्जा वाले पत्थर, पाउडर, यंत्र, कस्तूरी और इमली के बीज जैसी चीजें दी जाती थी, जिन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता था। आरोप है कि जो इमली के बीज बाजार में 100 रुपए किलो मिलते थे, उन्हें साफ सुथरा करके चमत्कारी पत्थर बताकर 10,000 से 1 लाख तक में बेचा जाता था। एक मामले में कारोबारी को 1 साल में 3 बार विदेश जाकर पूजा करने की सलाह दी जाती थी। यहाँ तक कि नए साल की रात विदेश में पूजा करना जरूरी बताया गया, लेकिन बाद में उसे कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर में अमावस्या और पूर्णिमा की रात को बड़े कार्यक्रम होते थे। अंधेरे होने के बाद लोगों को हल्की रोशनी वाले कमरे में ले जाता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां करीब 30 फीट लंबा सांप दिखाई देता था, जो इशारों पर चलता था। कई लोग
डर के मारे बेहोश तक हो जाते थे। अब पुलिस को शक है कि यह सब एक सेटअप था, सांप भी नकली हो सकता है और बाकी चीजें भी बनाई गई। अब मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ी, आरोप और भी ज्यादा चौंकाने वाले होते गए। अब बात सिर्फ रेप, ठगी और ब्लैकमेल तक ही मौजूद नहीं रही, बल्कि इसमें काले जादू, अजीबोगरीब धार्मिक अनुष्ठानों का और यहाँ तक कि मानव बलि जैसे आरोप भी लगे। फ्रंट लाइन की यह खबर है और वह बताती है कि जांच टीम को शक है कि अशोक खरात का कनेक्शन मानव बलि जैसी गतिविधियों से भी हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 कारतूस गायब है, जिससे शक और ज्यादा गहरा हो गया है। इस बीच कुछ राजनीतिक दावे भी सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि सत्ता पाने के लिए अजीब अनुष्ठान किए गए। विधानसभा में यह तक दावा किया गया कि कुछ विधायकों ने अपनी उंगलियां तक काटी थी ताकि राजनीतिक बदलाव हो सके। इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि महाराष्ट्र वही राज्य है जिसने 2013 से अंधविश्वास और काला जादू के खिलाफ कानून बनाया था। यह कानून डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद लाया गया था ताकि ऐसे ही ढोंगी बाबा पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब कानून पहले से मौजूद था तो इतने सालों तक यह सब कैसे चलता रहा। आज अशोक खरात पुलिस कस्टडी में है, कई केस दर्ज हो चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति का पता चला है और जांच एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। असली सवाल अब भी बाकी है। क्या यह जांच सिर्फ एक आदमी तक सीमित रह जाएगी या उन सभी लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने उसे ताकत